मजदूरों के हवाले से उनके मुतल्लिक किसी किस्म का तो कोई तजज्जुब उनके जहन में नहीं है। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन मसाइल क्या, अभी नासिर भाई आपने कहा कि मैं 2016 वाला सेक्रेटरी बन जाऊँ जब मैं एडवाइजर था। आपको यही याद है कि मैं एडवाइजर था, बाद में क्या हुआ आपको याद नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। मैं एडवाइजर बना, मैं उसको सेनेटर था, तो मुझे बिलावल साहब ने कहा कि तुम एडवाइजर बन जाओ। मुझे नहीं बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेहरबानी की, मुझे बना दिया। मैंने काम शुरू किया, तेजी शुरू की, ठीक करना शुरू किया। एक दिन मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि आपसे मुलाकात करनी है। मैंने कह दिया आ जाओ। वो कहीं आ गए, तो उनके साथ एक और साहब भी आए थे। तो मुझे वो कहने लगे, साहब जो थे वो कहने लगे, जी मैं आपको ना 5 करोड़ रुपए महीने के दूंगा। मैं तो सुन के ही दहल गया, 5 करोड़ रुपए। मैंने कहा भाई किस चीज़ के दोगे? तो कहता जी मैं इसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, बस आपने कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा फिर क्यों दोगे? कहता है बस जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं इसी तरह चलने दें। तो मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि यार देखो बात ये है कि मैं तो आया ही चीज़ें ख़राब करने के लिए हूँ, तो आप मेहरबानी करें, आप जाएं और ये काम मेरे से नहीं करा। अगले दिन मैंने उस दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ आया था इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको मैं छोड़ूंगा और इसको मैं ठीक करूँगा, ये एक मुनासिब बात है। कहता नहीं मुझे भी पता था क्या बात करनी है, वो बड़ा शर्मिंदा था। लेकिन खैर उस साहब को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी बिल्कुल फारिग जगह पे भेज दिया जहाँ कोई काम ही नहीं था, उसको भेज दिया, डिपार्टमेंट का कोई छोटा मोटा अफसर। उसके बाद मेरे खिलाफ कोर्ट में केस होता है और 6 महीने बाद अदालत मुझे काम करने से रोक देती। मैं वहाँ अदालत से बाहर निकला, मीडिया को बुलाया मैंने, और मैंने मीडिया को ये बात बताई कि जो 5 करोड़ मैं नहीं दे रहा था वो शायद कहीं और लग गया। अब मुझे बताइए, अब मैं आगे आपको बताऊंगा ना, ये तो आपको 2016 का जिक्र किया, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, रिकॉर्ड पे जाके देखिएगा, ये मैंने रिजाइन किया। उस रिजाइन के अंदर मैंने लिखा कि मैं इदारे के अंदर से करप्शन खत्म कर रहा था, मैं यहाँ पर ठीक चीजें करना चाह रहा था, लेकिन अदालती फैसलों की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, लिहाजा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। किसी ने ऐसा इस्तीफा नहीं किया होगा। मैंने रिजाइन दिया, उस रिजाइन को सोशल मीडिया पर लगाया था कि देखिए जजेस के मैंने क्यों रिजाइन किया, ये किया है। उसके बाद देखिए दोबारा मैं एक दफा और भी वजीर बना, फिर खैर मुझे और वजारतें देते रहे, आगे पीछे चेंज होता रहा। इस मरतबा जो वजारत मुझे मिली उसका आपको भी पता है। और इत्तेफाक से यहाँ बैठे हुए 3 अफराद हैं, वो हमारी चार अफराद मेरे डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स हैं। अगर मुझे गवर्निंग बॉडी अपनी मर्जी की चलानी हो ना, तो मेरे पास ऐसे लोग भी हैं कि जिनको मैं उधर मेंबर बना दूं और उनको जो मैं कहूँ इशारा करूँ बैठेंगे, इशारा करूँ खड़े हो जाएंगे, ऐसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, ये मुझे भी टफ टाइम। और मकसद ये था कि ऐसे लोग उन बोर्ड्स में होने चाहिए जो सही बात को सपोर्ट करें, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएं और मेरे रास्ते में भी रुकावट बने, और ये बनते हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आज भी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले हाई कोर्ट से फैसला आया हुआ है, अभी तो खैर ऑर्डर आया, केस तो चलेगा। वो कहते हैं नासिर मंसूर ये बैठा है, हबीबुद्दीन जुनैदी ये बैठा है, जुल्फकार शाह ये बैठा है, ये मजदूरों के नुमाइंदे नहीं। ये नहीं है तो कौन है मुझे बताया आप इस मुल्क के अंदर? ये अदालतों से फैसले आ जाते हैं आपके ऊपर, लेकिन आपको ये तो नहीं कहा कि नहीं हो, उन पर तो आ गया और इनको रोक दिया काम करने से। ये गवर्निंग बॉडी में बैठ नहीं सकते इस वक्त। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लड़ेंगे केस का, मुझे पता है केस जीतेंगे, लेकिन एक मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक हुकूमत तन तरह इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। मेरे डिपार्टमेंट में जहां ये सारी लड़ाई हो रही है, 20 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है, 20 अरब रुपए से ज्यादा की। जिन्होंने करप्शन किए, क्या उनका दबाव मेरे ऊपर नहीं होगा? क्या ऑफरें नहीं होंगी हमें? हम ऑफरें नहीं कबूल कर रहे हैं, दबाव नहीं कबूल कर रहे हैं, उन लोगों को सजाएं दिलवाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, पैसा रिकवर करना चाहते हैं। अदालत ने उन लोगों के जो मैंने तबादले किए वो कैंसिल कर दिए, उनके खिलाफ जो मैंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई उस कमेटी को अदालत ने काम करने से रोक दिया है। उन लोगों को हटाकर जिन लोगों को मैंने पोस्टिंगें दी, अदालत ने उन लोगों को पोस्टिंगों से हटा दिया है। काम कैसे करेंगे? मुझे फोन करके पूछा हमारे जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, जो बोर्ड के सेक्रेटरी, उन्होंने कि जी ये ऑर्डर आया है कोर्ट का कि इनको ज्वाइनिंग दो।
मैंने कहा ज्वाइनिंग मत देना, कंटेम्प्ट का सामना मैं करूंगा। मुझे पता है कि एक लोग चोर हैं, उन चोरों को दोबारा मैं बिठाऊं उसी जगह पे। ये क्या बात है? मतलब मुझे एक फैसला नहीं है, ये 5, 6, 7 केसेस है, रोजाना केस होता है, रोजाना केस होता है। जाहिर है जिन लोगों ने 20 अरब रुपए की करप्शन की है तो कोई पैसे तो कहीं खर्च कर रहे होंगे ना। हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप सिर्फ वजीरों में चढ़ाई ना करें कि हम कुछ नहीं करते हैं, हुकूमतों में चढ़ाई ना करें हम कुछ नहीं करते हैं। हम करने जाते हैं तो फिर ये होता है। मैं ले लेता महीने के 5 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं 2016 में, मैं तो 4-5 महीने लेता, मेरा तो काम हो जाता। वो पैसे कहीं और लग गए, मैं हट गया। अब दोबारा फिर वही सारी जो जुनेदी साहब ने इशारा किया कि रुकावट है, यही सारी रुकावट और क्या है। अब मैं जिसने करप्शन की है बंदे ने उसको हटा नहीं सकता, उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता, उसकी जगह किसी और को चार्ज नहीं दे सकता। डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? वो चोर आके मेरे सामने दोबारा उसी टेबल पे बैठेगा? मैंने तो कभी ज्वाइनिंग तो मैं नहीं करने दूंगा, उनको बैठे तो नहीं दूंगा। ये तकरीर सुन ले मेरी, मैं खुद जाके कोर्ट में कह दूंगा जज को मुझे हटा दो, मैं इनको भी हटा दूं। एक आदमी चोर है और आप चोर को बिठाओ। अगर मैं इतना ही बेबस और लाचार हो जाऊं फिर मेरे काम करने की क्या फायदा है? ये जो बात अभी नासिर भाई ने बताई कि जब वो गुलजार चीफ जस्टिस थे, उसने कहा इमारतें तोड़ो, तो मैंने कह दिया कि जी मैं वजारत छोड़ दूंगा और इमारतें नहीं तोड़ूंगा। तो मैंने ये ऐसे ही कहा था, मैं सोच समझ के कहा था। मैं आज वजीर हूं, कल मैं वजीर नहीं होऊंगा, सारी जिंदगी में वजीर नहीं रहना। मैंने इन्हीं लोगों में रहना है, ऐसे शहर में रहना है। मैं वजारत बचाने के लिए अपना मुंह काला करूं, वो गलत काम करूं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़े, तो जो वजारत खत्म होगी मेरी, जब मैं इस गली में फिरूंगा, शहर में फिरूंगा, तो लोग लानता नहीं करेंगे ना मुझ पर। मैं इस शहर में गर्दन झुका के लोगों के सामने नहीं आ सकता शब्द साहब के। वजारतों पर मैं 10 दफा दाद मार दूंगा, मुझे नहीं चाहिए वजारत ऐसी जिसमें अपनी इज्जत में कंप्रोमाइज करना पड़े, अपने उसूलों में कंप्रोमाइज करना पड़े। इतनी सारी गलतियां खराबियां जो मेरे अंदर हैं, उसके बाद भी अगर पार्टी मुझे वजीर रख रही है, हुकूमत मुझे वजीर रख रही है, पार्टी लीडरशिप मुझे वजीर रख रही है, तो उसका क्या मतलब है? वो चाहते हैं कि ठीक हो चीजें, वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो। मैं गुजारिश करूंगा आपके भी जज साहबान से कहीं मुलाकात है, खुदा का खौफ करें, कोई ऐसे नहीं होता है। केस आपके पास कोई लेकर आता है, सुने, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो चोर ठीक होगा, लेकिन मेरी बात भी तो सुने ना। पहली पेशी पे बगैर नोटिस किए हुए वो जाते जाके कहते हैं जी मुझे सस्पेंड कर दिया, मुझे बहाल करो, बहाल, मुझे ज्वाइन कराओ, ज्वाइनिंग, इंक्वायरी रोक दी। क्या मजाक है? वो थोड़े कोई 2-4 हजार की करप्शन नहीं है, 20 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन है। मजाक है कोई? मजदूरों के पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं है, मजदूरों के पैसे हैं, जो मजदूरों की फला के ऊपर लगने चाहिए लेकिन लगे। तो ये बहरहाल कोशिशें कर रहे हैं। आप मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आप मेहनत करें, आपकी दुआएं भी कबूल होती है। मैं इलेक्शन नीचे लड़ता हूँ तो मैं लोगों से एक बार जरूर करता था, मैं कहता था मेरे लिए दुआ करें, और इस शर्त के साथ करें कि अगर मेरी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला मेरी मदद करे, अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है तो अल्लाह मुझे मदद करे। ये दुआ क्या करें मेरे लिए। तो अगर नीयत ठीक होगी तो दुआ लग जाएगी, खराब होगी तो खुद ही को सॉल्व होगा। तो बहरहाल ये तो मैं और कहीं निकल गया, लेकिन जो मसाइल थे, लेकिन देखिए लेबर कोड की बात कई दोस्तों ने, ये सारे दोस्त गवाह हैं, लेबर कोड के ऊपर हम कंसल्टेशन कर रहे हैं और बड़ी डिटेल में कर रहे हैं। और ये बात मैंने सबको कही है कि जी ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं जाएगी जिसमें कहीं एक रत्ती बराबर भी ये इम्कान हो कि ये मजदूरों के खिलाफ होगी, उनके मफाद के खिलाफ। और मैं जब वजीर बनाऊं, जब लोगों के सामने जब आकर पहली मीटिंग करता हूं ना, अफसरों के साथ पहली मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि मुझे हर बात पे कहना नहीं पड़े ये लेबर डिपार्टमेंट है, ये मजदूरों का दोस्त डिपार्टमेंट है, और हमारी पॉलिसी मजदूर दोस्त पॉलिसी होगी। वाज़ेह तौर पर यह अहकाम होते हैं। जितनी शिकायतें होती हैं, अगर किसी ने मुझे कभी कोई बताया है तो मैंने किसी को छोड़ा नहीं है जिसके खिलाफ शिकायत आ जाए, कार्रवाई जरूर उसके खिलाफ करता हूँ। मिनिमम में इसकी बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम एक जगह जाकर एक फर्द से जाकर चेक कर सकें कि उसको तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है। 2-3 चीजें हो सकती है ना, एक तो मजदूर खुद आकर बताया कि जी मुझे नहीं मिलती, हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमें किसी और जरिए से पता चल जाए कि फला फैक्ट्री में फला इदारे के अंदर जो है वो तनख्वाह नहीं मिलती, हम जाकर चेक करके कार्रवाई कर सकते हैं। या इंस्पेक्शन की जो बात करते हैं, इंस्पेक्शन भी हम कितनी करेंगे भाई, हजारों फैक्ट्रियां हैं, लोग हमारे पास गिने चुने हैं, इंस्पेक्शन हम पूरी सारे साल सुबह शाम भी लग रहे हैं तो पता नहीं 10 साल लग जाएंगे हमें इंस्पेक्शन करने में।
एक जगह से करके निकलेंगे, दोबारा उसकी बारी 2 साल के बाद आएगी। उसके लिए भी हम एक और प्रपोजल पे काम कर रहे हैं ताकि इंस्पेक्शन का तरीकेकार भी कोई और हो जाए, थर्ड पार्टी से करा लें ताकि हम उसको तेज कर सकें। इसमें एक चीज होती है कि हम कह रहे हैं ना, मजदूर इताअत होना चाहिए, हमें अपने हुकूक पर बात करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं जो आसान भी है लेकिन ये हो नहीं पाती। वो क्या है, अगर आपको पता हो कि मिनिमम वेज 40,000 है, कोई इदारे में कोई शेख आपको कहे कि हमको 40,000 नहीं देंगे, आपको 25,000 देंगे, आप मना कर दें नहीं करेंगे। 40 दोगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। देंगे 40 वो इसलिए कि उनको लोग तो चाहिए ना, वो इसलिए 25 पे रख लेते हैं कि लोग 25 पे काम करने को तैयार हैं। जिस दिन इतना इताद हो गया ना, इतना सिर्फ कि मिनिमम वेज से नीचे हमें काम करना ही नहीं, ये सब लोग लाइनें लगा के खड़े होकर आ जाओ 40,000 हमसे ले लो, जो भी मिनिमम वेज हमसे ले लो, काम करा लो। हम ये तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को इस बात पे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इस बात पे हम ये नहीं कह रहे कि सर फाड़ो, हम ये नहीं कह रहे कि दीवार पे टक्कर मारो, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को जाके पत्थर मारो, हम ये नहीं कह रहे आग लगाओ। हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तनख्वाह कम मिले तो मना कर दो, तुम्हें काम नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई कर लेगा। इसलिए हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जो 40,000 से कम पे काम नहीं करना चाहता और जो 40,000 से कम पे काम करने को तैयार है, वो उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि ठीक है मैं तो 25 में भी कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चीजें अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी। हुकूमत ये नहीं कर सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये कहते हैं कि हुकूमत जाके हमें दरामद कराएगी 40,000, नहीं कर सकती, हमें पता नहीं चलता। हमने वो चेक वाला सिस्टम रखा, बहुत सारी चीजें की, लेकिन मसाइल आ जाते हैं। फिर कोई और मैकेनिज्म इसका कर लेंगे जी, ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, कुछ तरीके हो जाए, वो हम इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। हैरेसमेंट वाली बात आपने की, देखिए पहले तो ये कानून ही नहीं था, ये कानून बना, और ये कानून जाहिर इसीलिए बना कि शिकायत थी कि हैरेसमेंट होती है, और उसके बाद ये कानून बना, और उस कानून के नतीजे में ज़ाहिर केसेस भी आते हैं, सजाएं भी होती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि हर खातून के लिए ये आसान नहीं होता कि वो जाकर ये शिकायत करे कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई। यहाँ पर 10,000 मसले होते हैं ना, घर वाले रोक दे के नौकरी ना करो अगर माहौल ठीक नहीं है तो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पर हमें यकीनन कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए कि जिसमें अगर ख़वातीन चाहें इस बात पे पर्दा पड़ा रहे तो पर्दा रहना चाहिए, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हम कुछ कर रहे हैं तो ये हम अक्सर डिस्कशन हमारे होते रहते हैं, और बहुत सी चीज़ें इसमें निकाल सकते हैं। मैं आपको यकीन ये दिलाना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत की तरफ से किसी ऐसे काम में जिसमें मजदूरों के लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बेहतरी निकलती हो, हम उसमें एक लम्हे के लिए भी रुकावट नहीं बनेगी। आप क्या समझते हैं कि जब होमलेस वर्कर पे हम जो कानून बना रहे थे या जो सारी चीजें हमने की, वो आसान काम था? इसके ऊपर भी 10,000 किस्म के लोगों के एतराज़ात थे, इसके अंदर तो ये हो जाएगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि नहीं, एक दफ़ा कानून बनाओ, इसमें मसाइल आएंगे, उसको हम ठीक करेंगे। फिर हमने जो ये किसानों को यूनियन बनाने का हक दिया, क्या इस पर शोर नहीं उठा होगा? लोग तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो असेंबली में सारे जागीरदार बैठे हुए, जमींदार बैठे हुए हैं, लेकिन कानून बनाया ना उन्हीं लोगों ने बनाया जो असेंबली में बैठे थे। फिर उसके बाद अभी जो एक नया कानून हमने बनाया, यूनियन बनाने का हक तो दे दिया किसानों को। फिर हमने जो खवातीन काम करती हैं, जमीनों पर काश्तकारी करती हैं, उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग कानून बनाया। उस पर भी ये हुआ 10,000 एतराज़ात, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हमने कहा सब देख लेंगे कैसे होगा, पहले कानून बनाओ। असल में जब कानून बनता है उसमें आपकी जिम्मेदारी और हुकूक का तयन होता है, तो उसके बाद आप डिमांड करते हो ना कि जी अब 40,000 क्यों कहते हो? इसलिए कि 40,000 कानून के तहत कहा गया है, इसलिए आप कहते हो कि 40,000 मिलना चाहिए। हैरेसमेंट में आप क्यों बात करते हो कि सजा नहीं मिलती? इसलिए कि कानून बनाया गया, इस पर बात करते हो ना। ये जो सारी कवानीन हमने बनाए इसीलिए हैं ताकि अपने हक का क्लेम कर सकें, आप मांग सकें, आप उस पर लड़ सकें। तो तमाम के तमाम जो कवानीन हुकूमत सिंध ने बनाए हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन वर्करों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो कोई बगैर सोचे समझे नहीं बनाए। और हमारे यहाँ तो देखें, हमारे तो जीन के अंदर ये है ना, पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर साहिबा की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हमने की हुई है जो पूरे मुल्क में किसी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लोग पता नहीं क्या गया, क्या भिखारी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई
लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो आज कल भी फेडरल मिनिस्टर को किसी को सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये पैसे इतने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आपको जो इसका पूरा मैकेनिज्म अगर पता हो ना ये क्या है, असल में ये गरीब खानदानों को गुर्बत से निकालने का एक रास्ता था, एक मैकेनिज्म था। पहला काम उसका ये था कि पहले उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दो ताकि वो गुर्बत जो जो उनको तकलीफ होती है रोजमर्रा में उनकी निकल जाए। फिर उसमें यह है कि उस खानदान में वसीला सेहत था, इसी का हिस्सा था वो BISP का वसीला सेहत, कि उनको सेहत की सहूलियत अलग से देंगे। वसीला तालीम इसके अंदर था कि आप उसी फैमिली के बच्चों को तालीम भी देंगे। वसीला रोजगार उसके अंदर था कि उसी फैमिली के किसी बच्चे को आप तरबियत देंगे, तालीम देंगे, फिर उसको रोजगार देंगे। जब उसको रोजगार मिल जाएगा, सेहत की सहूलियत मिल जाएंगी, तालीम मिल जाएगी, तो वो खानदान खुद ब खुद गुर्बत से निकल आएगा। फिर हुकूमतें बदलती गई, किसी ने उसको एहसास प्रोग्राम बना दिया, किसी ने हेल्थ को कहीं और ले गए, किसी ने वसीला सेहत कहीं और ले गए, वसीला रोजगार कहीं और ले गए, उसको तोड़ तोड़ से हशर नशर कर दिया उन्होंने। पूरी दुनिया ये कहती है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा कामयाब मॉडल कोई नहीं है। दुनिया के ममालिक कॉपी कर रहे हैं इसको। हमारे यहाँ लोग बैठ के कहते हैं नहीं, ये तो भिखारी बना रहे हैं। पता नहीं किस दुनिया के लोग कह रहे हैं जी 800 अरब रुपए दे रहे। भाई 800 अरब क्या, जो सेठों को पता नहीं कितने हजार अरब दे देते, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। ये 800 अरब गरीबों की जेब पे जाता है, उनके घर में जाता है, तो उसे तकलीफ होती है। ये सोच की बात होती है। ये अगर 12-13 हजार हो सकता है कि उस आदमी के लिए कुछ ना हो, जिसकी तनख्वाह शायद लाख रुपए 2 लाख रुपए, उसको फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जिसके घर में तनख्वाह आती ही नहीं है, उसके घर में जब 12-13 हजार जाते हैं ना, उससे जाके पूछोगे उसके लिए है क्या, उसको फर्क पड़ता है। तो ये इसमें भी शर्त क्या थी कि ये औरत को मिलेगा पैसे। फिर अभी 20 लाख घर हम बना रहे हैं जो सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए, पक्के घर बना के दे रहे हैं। पहले तो ऐसे ही बने हुए थे, सारे कच्चे थे, किसी की जमीन पे थे, किसी को नहीं पता था। घर बनाए, घर बनाने के बाद उस घर की मालिकाना हुकूक की सनद दे रहे हैं, उसको मालिक भी बना रहे। और मालिक किसको बना रहे? औरत को बना रहे। जो उस घर की औरत है वो उसकी मालिक होगी, मर्द नहीं होगा मालिक। तो वो बिलावल साहब एक किस्सा जगह सुनाते हैं, वो कहीं गए तो वहां कोई औरत उनको मिली, तो उसने कहा जी पहले तो वो मियाँ औरतों को कहता था तू निकल जा मेरे घर से, तो कहता है अभी औरतें भी कहती निकल जा मेरे घर से। बात तो ठीक है, क्योंकि घर की मालिक औरत हो गई ना, अब वो मालिक हो गई, अब उसको निकाल भी सकती है। तो इतना एम्पावर किया। उसके बाद बेशुमार चीजें जो कि उससे पहले एक जमीन हम दे रहे थे, औरतों को दे रहे थे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे इलाके जो औरतों को घर से नहीं निकालते थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं निकालते थे, शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते थे। जब उन्हें पता चला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बीवी के नाम मिलेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया उन्होंने। जब उसको पता चला कि घर बीवी के नाम पे बनेगा, तो उसको जाके उसका बैंक का अकाउंट उसको खुलवा दिया उन्होंने। तो 20 लाख घर जो बने हैं, तो 20 लाख औरतों के नए बैंक अकाउंट खुले। वो औरतें जिनको पता नहीं था कि बैंक क्या होता है, उन औरतों ने जाके बैंक की शक्ल देखी, उन्होंने जाके देखा कि ATM कार्ड के जरिए पैसे निकाले कैसे जाते हैं, चेकबुक क्या होती है। ये एम्पावरमेंट होती है ना। आपने उस औरत को एम्पावर कर दिया जिसको कुछ नहीं पता था। 20 लाख छोटे नंबर ही, और ये BISP के भी तो बहुत हजारों फैमिली है इसके अंदर। तो इस तरह से ये इनकलाब ही आ रहा है। एक पता नहीं आपको पता होगा, जो रूरल एरिया से आते हैं, SRSO एक तंजीम है हमारी सिंध में, सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसने जो काम किया है वहां पर, औरतों को छोटे छोटे कर्जे देकर उनका अपना वो हुनर, उनका जो था, जो काम था, उसको बढ़ाते हैं, उसकी एग्जीबिशन कराते हैं, उनको पैसे कमा के देते हैं। उनकी कम्युनिटीज बन गई है बहुत बड़ी बड़ी। वो औरतें जब तकरीर करती हैं, आप भूल जाएंगे कि पढ़ी लिखी औरत तकरीर करती है, अनपढ़ होते हैं, उनको जाके गाँव देहात की तकरीरें कर रही होती है, उनके ग्रुप्स बन गए। ये एम्पावरमेंट है। और ये एम्पावरमेंट अल्लाह का शुक्र है कि बिलावल साहब का विजन है, पीपल्स पार्टी का विजन है, उसकी वजह से हम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में चीजें हो रही होंगी, लेकिन मैं इस बात पे किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए, मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजदूरों के हकूक के लिए बेहतर कवानीन के लिए जितना कुछ सिंध में हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया है। पहला कदम हम उठाते हैं, उसके बाद कोई जाकर आगे बढ़ने की जो बात करते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ें कही हैं वो कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें ठीक करें, जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये काम जल्दी नहीं होता, हम सब मिलकर करेंगे। मैं कोई अलग मखलूक नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ। ज़्यादा मेरे घर पे नहीं आना, मेहरबानी करके।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पता भी नहीं है, किसी रोजाना मेरे घर पे करीब आए। तो बहरहाल आपको बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। पता नहीं मैंने क्या क्या बातें कर दी, क्या रह गई, जो बातें मैं लिख सकता था मेरा खाने तकरीबन कर ही नहीं है। लेकिन होम बेस्ड वर्कर्स के लिए जो सोशल सिक्योरिटी की आपने बात की, उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या था। देखिए, जो मजदूर कार्ड था उसका आइडिया भी जो हम लेकर आए थे, वो जब पिछली मरतबा में वजीर था लेबर का, उस वक्त लाए थे, और ये बहुत एक बड़ा इनकलाबी किस्म का प्रोजेक्ट था। बहरहाल जब कोई और बीच में आ गए तो शायद वो काम थोड़ा स्लो हो गया, उसमें वो रफ्तार उसकी नहीं रही, लेकिन उसको दोबारा हमने टेकअप किया है, उसको दोबारा हम तेज़ कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ कार्ड देना जो है वो मकसद नहीं है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, उस कार्ड के देने के बाद जो बेनिफिट्स देने हैं वर्कर्स को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास कोई 5-6 लाख के करीब जो है वो मजदूर रजिस्टर्ड है, सिर्फ 5-6 लाख, सिर्फ 5-6 लाख। मेरे हिसाब से सिंध में 50 लाख होने चाहिए, लेकिन बहुत कम है, हमारी कोताही है, कम है। ये कार्ड बनाने का मकसद ये था कि एक तो रजिस्ट्रेशन अपनी बढ़ाएं और तमाम मजदूरों को रजिस्टर्ड कर दें, और दूसरा उसमें यह था कि जो बेनिफिट्स इस वक्त सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर को मिलता है, वो हम तमाम मजदूरों को देना शुरू कर दें। अभी आसान नहीं है, मैं कह दूंगा देना शुरू करते हैं, इस तरह नहीं होता है। वो देने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो देने के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे भी हमने इकट्ठे करना शुरू किए, जिसमें से ये 20-25 अरब का उन्होंने कपड़ा भी कर दिया। वो पैसे हम खर्च करने से बचा रहे थे कि इसी काम के लिए उसको रखेंगे, वो पैसे इधर उधर, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है ईओपीआई और वर्कर वेलफेयर फंड फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, वो अभी तक डिवॉल्व उन्होंने नहीं की है। मेरी कई मीटिंग में उनसे हुई है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई ये आप डिवॉल्व करें, ताकि ये जो मजदूर कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्ट है, इसको हम 100% इम्प्लीमेंट करें यहाँ पर, और इसका इतना फायदा होगा लोगों को। मुझे यकीन है कि तमाम सूबे इसकी कॉपी करेंगे, इसलिए कि इसके बेशुमार फायदे इसके, और किसी की जेब से कुछ नहीं जाएगा। ये मजदूर खुद ही अपना पैसा जनरेट करेंगे, खुद ही इदारों के पास पैसे आएगा, और हमने सिर्फ उस पैसे को मैनेज करके इस निज़ाम को ठीक करना है। उसमें हॉस्पिटल्स बनाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें बुनियादी मकसद ये है कि जिन मजदूरों को ये कार्ड हम दें, उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम और उनकी पूरी फैमिली को इलाज स्वालजी की बेहतरीन सहूलतें फ्री ऑफ कॉस्ट दें, बेहतरीन दें। बेहतरीन जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि बाकी बेहतरीन, जो किसी भी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट स्कूल में किसी को मिल सकती हो, वो हम जो है वो दें। तो ये हमारा काम है, ये बड़ा काम है। इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि इसको तेज कर रहे हैं। कुछ इसमें रुकावट थी, हमने दूर कर दी है, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि मैं पहुंची 3 महीने में, 4 महीने में हो जाएगा। और सिर्फ कार्ड देना मकसद नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कार्ड देना तो शायद हम अगले 2 महीने में आपको दे देंगे, लेकिन उसके साथ जब आपको कार्ड मिलेगा, आप कहेंगे मैं ये बेनिफिट भी दें, तो जब बेनिफिट लेने आएंगे तो उसके भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें सारी साथ साथ हमें करनी चाहिए कि जितने कार्ड हम लोगों को दे सकें, उसके साथ साथ उनको बेनिफिट भी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।